गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हम जो है अपना इतिहास का जो है फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे थे। हमारा जो है यूरोप में राष्ट्रवाद चल रहा था, तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट तो कवर हो गया था। ये उससे नेक्स्ट पार्ट है जो रह गया था। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण सबसे पहले जो है हमें ये समझना होगा, ये मैंने रफली से स्ट्रक्चर बनाया है इटली का। तो इटली जो उस टाइम जो है 7 खंडों में विभाजित था। ठीक है, 7 टुकड़ों में जो है बटा हुआ था। तो हर किसी क्षेत्र पर जो है, इटली के हर किसी क्षेत्र पर जो है अलग अलग साम्राज्य का जो है शासन था, जिससे ये डायरेक्शंस बना लिए मैंने। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। ठीक है, ये जो उत्तरी जो क्षेत्र था, इस पर जो है ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग के अधीन था। ये जो पश्चिम का भाग है, ये जो है प्रसा के पास था। ये जो दक्षिण का हिस्सा है, ये जो स्पेन के बुर्बो राजाओं के अधीन था। और बचा ये बीच का भाग इटली का, ये जो है पॉप था, जो सबसे बड़ा धार्मिक अधिकारी होता है चर्च का, इसके अधीन था। ठीक है, ये हमने एक छोटा सा एरिया मेजर कर लिया, ये है सार्डिनिया पीडमॉन्ट। ठीक है, तो सार्डिनिया जो पीडमॉन्ट था, इस पर जो है इतालवी राजघराने का शासन था, जिसका राजा था विक्टर इमैनुअल द्वितीय या सेकंड। तो विक्टर इमैनुअल द्वितीय जो है इस इतालवी राजघराने का था। ठीक है, तो एक छोटा सा रफली स्ट्रक्चर दे दिया है कि इस तरीके की इटली थी, और इसका जो उत्तर का हिस्सा जो है ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग के अधीन था। पूरब का जो हिस्सा था वो किसी के अधीन नहीं था, सिर्फ उत्तरी जो था वो ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग के अधीन था। पश्चिम जो पार्ट था वो प्रशा के अधीन था, और दक्षिणी हिस्सा जो है स्पेन के बुर्बो राजाओं के अधीन था। और इटली का जो बीच का एरिया था, मध्य जो स्थान था, वो जो है पॉप के अधीन था। और ये हमें राज्य मान लिया छोटा सा सार्डिनिया पीडमॉन्ट, जिस पर इतालवी राजघराने का शासन था, और इसका जो शासक था वो था विक्टर इमैनुअल द्वितीय। ठीक है, तो हमने जो है एक तो जियुसेppe मैज़नी के बारे में पढ़ा था, जिसने जो है यंग इटली में गुप्त संगठन बनाया था। कार्बोनारी संगठन का जो सदस्य भी रहा था, जो कि क्रांतिकारी था। तो हमने जियुसेppe मैज़नी के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो इटली के एकीकरण में जो है सिर्फ जियुसेppe मैज़नी ने ही भूमिका नहीं निभाई थी, इनके अलावा जो है विक्टर इमैनुअल द्वितीय, जो बाद में इटली के राजा बनते हैं, इन्होंने भी जो है बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। अब हम देखेंगे किस तरीके से जो है इटली का एकीकरण होता है। तो इटली का जो एकीकरण था, उसमें सबसे अहम भूमिका निभाई थी वो काउंट कैमिलो दे काबूर ने, जिसे जो है इटली का बिस्मार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो इटली का बिस्मार्क जो है काउंट कैमिलो दे काबूर, उसने जो है फ्रांस से सार्डिनिया पीडमॉन्ट की एक चतुर कूटनीतिक संधि की, जिसके पीछे काबूर का हाथ था। इसने जो है सार्डिनिया पीडमॉन्ट को 1859 यानी कि 1859 में जो है ऑस्ट्रेलियाई बलों से जो है पराजित करने में जो है सफल होता है। ठीक है, अगर काबूर के बारे में हम जाने, तो काबूर जो है ना तो एक जनतंत्र में विश्वास, जनता के शासन में विश्वास रखता था, और ना ही जो है वो कोई क्रांतिकारी था। ठीक है, इटली को जो है एकीकृत करने वाले आंदोलन को इसने क्या नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है, एक था जूसेपे गैरिबाल्डी, उसने क्या किया था, उसने इसी युद्ध में जो ऑस्ट्रेलियाई बलों के साथ जो युद्ध हुआ था, जिसमें काउंट कैमिलो काबूर भी शामिल था, और इसके साथ जो है जूसेपे गैरिबाल्डी भी हेल्प करता है उसकी। तो इस गैरिबाल्डी के जो वॉलंटियर्स थे, स्वयं सेवक थे, उन्होंने भी जो है इस युद्ध में भाग लिया, और 1860 में वे दक्षिणी इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में जो है प्रवेश कर गए, तथा स्पेनी शासकों को हटाने के लिए जो है स्थानीय किसानों का वहां से उन्होंने समर्थन पाने में जो है कामयाब हो गए। ठीक है, इस तरीके से जो है 1831 से 1848 में क्रांतिकारी विद्रोहों के असफल होने के बाद जो है इतालवी राज्यों को छोड़ने का उत्तरदायित्व तो अब किसके पास आ गया था, विक्टर इमैनुअल द्वितीय के पास आ गया था। 1861 में इमैनुअल द्वितीय को जो है एकीकृत इटली का जो है राजा बना दिया जाता है, और इस तरीके से जो है इटली का एकीकरण संपन्न हो जाता है। इसके बाद जो है हमने जो जर्मनी के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। अब हमने जाना कि किस तरीके से जो इटली का एकीकरण होता है। अब पढ़ेंगे कि जर्मनी का एकीकरण जो है किस तरीके से होता है। जर्मनी का एकीकरण में जो है राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व जो प्रसा के जो मंत्री थे ऑटो वॉन बिस्मार्क, उसने संभाला था। ठीक है, तो जर्मनी के राष्ट्रीयकरण का कार्यभार किसने संभाला था, प्रसा के मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क ने। ऑस्ट्रिया, फ्रांस, डेनमार्क से प्रसा का युद्ध जो कि 7 वर्ष तक, यानी सप्तवर्षीय युद्ध था, ये 7 वर्ष तक चला था। ऑस्ट्रिया, फ्रांस, डेनमार्क से प्रशा का सप्तवर्षीय युद्ध, प्रशा की जिसमें विजय होती है। ठीक है,
तो इन देशों के साथ इस प्रशा का युद्ध चलता है 7 साल तक। ठीक है, इसके बाद इसमें जीत किसकी होती है? प्रशा की जीत होती है। और इस तरीके से जो एकीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो पूर्ण होती है। 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में जो है प्रशा के राजा थे विलियम प्रथम, उनको जो है जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया जाता है। और इस तरीके से जो है जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो जाता है। नए राज्य बनने के बाद जर्मनी ने जो है कुछ सुधार अपनाने शुरू कर दिया। और ये सुधार क्या क्या थे? एक तो अपनी बैंकिंग, मुद्रा और कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्थाओं का जो है आधुनिकीकरण किया तथा प्रशा राज्य का जर्मनी के एकीकरण में जो है अहम योगदान रहा था। तो इस तरीके से जो है जर्मनी और इटली दोनों राज्यों का एकीकरण समाप्त होता है। इस तरीके से जो है जर्मनी और इटली का एकीकरण होता है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटेन की अजीब दास्तान। यानी इसमें जो है हम ब्रिटेन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ब्रिटेन जो है एक राष्ट्र बनकर उभरता है। ठीक है, वो किस तरीके से अन्य क्षेत्रों को अपने कंट्रोल में लेता है और एक संपूर्ण राष्ट्र बनाता है। कुछ विद्वानों ने तर्क दिया कि राष्ट्र या राष्ट्र राज्य का आदर्श या मॉडल ग्रेट ब्रिटेन है, परंतु इन सभी राज्यों का निर्माण जो है एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया थी, प्रोसेस थी। 18वीं सदी से पहले ब्रितानी राष्ट्र नहीं था। ठीक है, वो भी जो है क्या था? वो भी बटा हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले आप ऐसे समझिए, ये जो सर्कल बनाया है मैंने, ये क्या है? एक द्वीप समूह है, ब्रितानी द्वीप समूह है। और इसमें रहने वाले लोग हैं ये वेल्स, अंग्रेज, आयरिश, स्कॉटिश, ये सब जो है ये क्या है? ये सब जो हैं इस ब्रितानी द्वीप में रह रहे हैं। ये रहने वाले लोग हैं जो इधर रह रहे हैं। ठीक है, तो ये सब अलग अलग है। वेल्स वाले अलग हैं, अंग्रेज अलग हैं, आयरिश अलग हैं, स्कॉटिश अलग हैं। परंतु ये अलग होने के बावजूद भी जो है सभी की पहचान कैसी थी? निर्जातीय थी। निर्जातीय का मतलब होता है यानी इन जातीय समूहों की जो है अपनी राजनीतिक और सांस्कृतिक परंपराएं जो होती हैं वो एक जैसी होती हैं। ठीक है, आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, सत्ता में वृद्धि होने के साथ साथ ये अन्य राष्ट्रों पर अपना दबदबा, प्रभुत्व स्थापित करने में सफल रहा। देखो, ये नेचुरल सी बात है, स्वाभाविक बात है। अगर किसी के हाथ में पावर आ जाती है तो वो इंसान क्या है, उसके साथ उसमें क्या घमंड भी आना शुरू हो जाता है। तो वही इस इंग्लैंड के साथ भी यही घटित होता है। जब उसके पास पावर आने शुरू हो जाती है, उसके पास जब वेल्थ आनी शुरू हो जाती है, जब वो समृद्ध बनना शुरू हो जाता है, तो इसके साथ उसके अंदर जो है एक साम्राज्यवादी भावना भी बढ़नी शुरू हो जाती है। इस तरह से जो है लंबे टकराव के बाद आंग्ल संसद ने, आंग्ल का मतलब होता है अंग्रेजी, तो लंबे टकराव के बाद आंग्ल संसद ने 1688 में एक रिवॉल्यूशन भी हुआ था इंग्लैंड में, जिसे ग्लोरियस रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आंग्ल संसद ने जो है 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली। ठीक है, इसी संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ जिसके केंद्र में कौन था? इंग्लैंड था। ठीक है, मेन पावर कौन थी? इंग्लैंड। इसी के साथ अब स्कॉटलैंड का क्या हाल होता है इस समय? स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के मध्य एक्ट ऑफ यूनियन जो कि 1707 में हुआ था। तो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के मध्य एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से जो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन होता है। इस एक्ट ऑफ यूनियन से किसका गठन होता है? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का। ये समझिए, ये तो हो गया स्कॉटलैंड, ये हो गया इंग्लैंड। ठीक है, इन दोनों के बीच करार होता है एक्ट ऑफ यूनियन का। और इस एक्ट ऑफ यूनियन से निकल कर के आता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, इससे इंग्लैंड को स्कॉटलैंड पर अधिकार करने में मदद मिलती है। अब जो ये करार होता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का, इससे जो है स्कॉटलैंड को अपने कब्जे में लेने का जो है उन्हें राइट मिल जाता है इंग्लैंड को। ठीक है, ब्रितानी संसद में आंग्ल सदस्यों का दबदबा जो है बना रहा। स्कॉटलैंड को दबाना जो है शुरू कर दिया गया। अब स्कॉटलैंड पर अत्याचार, अब देखो जब किसी भी क्षेत्र को जब जबरन तरीके से हथियाया जाएगा तो सीधी सी बात है, अगर वो नहीं मानेंगे, उन्हें नहीं अपनाएंगे तो क्या होगा? टॉर्चर करना शुरू हो जाएगा। तो यही स्कॉटलैंड के साथ हुआ। तो स्कॉटलैंड पर अत्याचार शुरू हो गए। सबसे पहली बात, अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने से इनकार कर दिया। ठीक है, ये जो स्कॉटलैंड के लोग थे, ये अपनी जो इनकी राष्ट्रीय पोशाक थी उसे नहीं पहन सकते थे। दूसरा, इनकी जो अपनी गैलिक भाषा थी उससे भी बोलने पर जो है मनाही कर दी गई। साथ ही जो है अपनी आज़ादी को व्यक्त करने वाले लोगों का भी जो है ज़बरदस्त दमन किया गया। ठीक है, जो भी चर्च वगैरह थे उनको भी जो है दबाया गया। तो इस तरीके से जो है दमनात्मक नीति का जो है अपन अनुसरण किया गया। इसी के साथ अब जो है आयरलैंड की बारी आती है। स्कॉटलैंड तो आ गया भाई कब्जे में, अब आयरलैंड।
तो आयरलैंड का भी यही असर होता है। ये आयरलैंड जो था ये दो पार्ट्स में, दो धार्मिक गुटों में बटा हुआ था। एक तरफ प्रोटेस्टेंट था, दूसरी तरफ कैथोलिक था। कैथोलिक जो थे वो ज़्यादा जनसंख्या में थे, उनकी जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी, किसकी कंपैरिजन में, प्रोटेस्टेंट वर्ग की कंपैरिजन में। तो ये किसको भड़काते हैं, ये जो अंग्रेज होते हैं ये प्रोटेस्टेंट वालों को भड़काते हैं इनके अगेंस्ट, ठीक है। तो अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म का पालन करने वालों को बहुसंख्यक कैथोलिक देश यानी इनके देशों पर जो है प्रभुत्व बढ़ाने में मदद की। ब्रितानी प्रभाव के खिलाफ हुए कैथोलिक विद्रोह को किस तरीके से कुचल दिया गया, निर्ममता से, बहुत ही क्रूरता के साथ जो है कुचल दिया गया। असफल विद्रोहों के पश्चात 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। इस तरह से जो है एक नया ब्रितानी राष्ट्र बन गया, जिस पर जो है कौन सी संस्कृति हावी थी, जिस पर आंग्ल संस्कृति हावी थी, जिस पर हावी आंग्ल संस्कृति का जो है प्रचार प्रसार करना अब शुरू हो गया। अब जो एक राष्ट्र बनने के बाद जो गतिविधियां की जाती हैं अब वो शुरू हो गई। नए ब्रिटेन के साथ जो है नए प्रतीक चिन्ह आने शुरू हो गए। राष्ट्रीय गान, इनका राष्ट्रीय गान था ब्रिटेन का गॉड सेव अवर नोबल किंग, और ब्रितानी झंडे यूनियन जैक को जो है बढ़ावा मिला, ठीक है। कई बार क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि यूनियन जैक क्या था, तो ये जो है ब्रितानी झंडा था। अब राष्ट्र की दृश्य कल्पना, राष्ट्र बन गया, अब राष्ट्र का रूपक भी तो आना है। राष्ट्र को किस रूप में संबोधित किया गया वो इस समय आता है। तो कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण किया, देश को मनुष्य के रूप में चित्रित किया गया, और मनुष्य में भी कौन, नारी के रूप में। तो देश को जो है नारी की छवि जो होती है राष्ट्र का रूपक बन गई। तो मारियान जो होती है वो फ्रांसीसी राष्ट्र का रूपक हो जाती है, और जर्मनिया जो है जर्मन राष्ट्र की रूपक हो जाती है। इसी के साथ जो है एक जो रूपक होते हैं उनको मान लिया जाता है। अब है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। अब राष्ट्रवाद का जो है उदारवादी जनतांत्रिक स्वभाव बदल चुका था, ठीक है। अब जो है राष्ट्रवाद का उदारवादी जनतांत्रिक स्वभाव जो है बदल चुका था। जहाँ पहले जो उदारवाद था, राष्ट्रवाद क्या था, उदारवादी रूप तो धारण किए हुए था, उसने जो है क्रांति का बिगुल बजाया था, लेकिन अब उसके स्वभाव में चेंज आ जाता है। वो होता है ना, एक इंसान अच्छा स्वरूप लेके रखता है, बाद में उसमें धीरे धीरे उसके स्वभाव में जो परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। तो यही जो है इस राष्ट्रवादी भावना के साथ था। राष्ट्रवादी समूह ही जो है एक दूसरे से अब लड़ने को तैयार हो गए थे। यूरोपीय शक्तियों ने भी जो है अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों को हासिल करने के लिए अधीन लोगों की राष्ट्रवादी भावनाओं का यानी आकांक्षाओं का जो है इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब वो क्या करने लगे, अपने राष्ट्र की जो भावना थी, अपने देश के जो लोग थे उनकी भावनाओं को क्या इस्तेमाल करने लगे थे, दूसरे देशों को जीतने में इस्तेमाल करने लगे थे। ताकि इसका फ़ायदा ये था कि अगर वो देश गलत भी करता है तो वहाँ की जो कंट्री होगी वो उन्हें क्या करेगी, पूरी तरीके से सपोर्ट करेगी, क्योंकि उनके अंदर कैसी भावना थी, राष्ट्रवाद की भावना थी, क्योंकि वो लोग तो देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत थे। तो देश अगर गलत भी करता है तो भी उनके अंदर तो कोई वो नहीं होता, वो क्या करते हैं, वो तो अपना देशवादी भावना से प्रेरित थे, ठीक है। तब भी वो अगर वो देश गलत भी करता है तो भी जो है अपने देश के खिलाफ नहीं जाते। अब है बाल्कन क्षेत्र में तनाव। तो बाल्कन एक क्षेत्र था 1871 के पश्चात में जो है गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का मुख्य स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। इस क्षेत्र में जातीय व भौगोलिक भिन्नताएं थीं, ठीक है। इसमें कुछ क्षेत्र शामिल थे, कौन कौन से, छोटे छोटे एरिया शामिल थे इस बाल्कन प्रदेश में। रोमानिया, क्रोएशिया, अल्बेनिया, बुल्गारिया, यूनान, मैसिडोनिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, मॉन्टेनिग्रो और सर्बिया जैसे राज्य शामिल थे। इन क्षेत्रों के निवासियों को क्या कहा जाता था, स्लाव। इन क्षेत्र के निवासियों को स्लाव कहा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा भाग ऑटोमन साम्राज्य के कंट्रोल में था, ठीक है। ऑटोमन साम्राज्य वही साम्राज्य है जिसने यूनान को भी अपने कंट्रोल में किया था, जो एक तरीके से जो है ये मोमडन्स का साम्राज्य था। अब है रूमानी राष्ट्रवाद के विचार। अब सिचुएशन आगे बढ़ती है। रूमानी राष्ट्रवाद के विचारों के बढ़ने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन यानी पतन की स्थिति में और भी ज़्यादा सिचुएशन विस्फोटक हो जाती है। ऑटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण के जरिए स्वयं को मजबूत बनाने की जहाँ पर कोशिश की, वहीं जो है उसके अधीन एक के बाद एक जो यूरोपीय राष्ट्रीयताएं थीं उसके चंगों से निकलकर आज़ादी की घोषणाएं करने लगती हैं। क्योंकि एक क्षेत्र को आप कब तक दबा कर रख सकते हो, एक टाइम ऐसा आ जाता है जब उसकी सहन शक्ति की भावना जो है ख़त्म हो जाती है। वही इनके साथ था।
जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने का प्रयास किया, बाल्कन क्षेत्र जो है गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया, क्योंकि सबको जो है अपने आप ही जो है ये अनुभूति होनी शुरू हो गई थी कि हमें क्या चाहिए, अब आज़ादी चाहिए, हमारे क्षेत्र को जो है मुक्त होना चाहिए। बाल्कन राज्य, परंतु इसका एक दुष्परिणाम और भी निकलता है। बाल्कन राज्य जो है एक दूसरे से जो है बहुत ईर्ष्या करते थे। प्रत्येक राज्य अपने लिए अधिक से अधिक राज्य क्षेत्र जो है हथियाना चाहता था। परिस्थिति तब और भी ज़्यादा विकट हो जाती है, पेचीदा हो जाती है, जब बाल्कन क्षेत्र में बड़ी बड़ी शक्तियों के मध्य प्रतिस्पर्धा होने लगती है। जहाँ बाल्कन क्षेत्र में जो छोटे छोटे क्षेत्र थे उनमें प्रतिस्पर्धा होती है, वहीं दूसरी तरफ जो है जो इस समय जो बड़ी बड़ी पावर बन चुकी थी जो देश, अब वो भी जो है कहीं ना कहीं वो भी चाहते थे कि हम भी जो है जब इतने क्षेत्र है थोड़ा बहुत हम भी अपने कंट्रोल में ले लें। इस समय जो यूरोपीय शक्तियों के मध्य व्यापार और उपनिवेशों के साथ नौसैनिक और सैन्य शक्ति के लिए जो गहरी प्रतिस्पर्धा थी, तो प्रतिस्पर्धा का माहौल था। हर जो शक्ति थी, प्रत्येक शक्ति जो थी वो अपने लिए जो है नए नए क्षेत्रों को हथियाने की होड़ में थी। जर्मनी, रूस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की प्रत्येक शक्ति जो है बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी, और इससे जो है इस इलाके में अनेक युद्ध हुए, और अंततः जो सबसे बड़ा और भयानक युद्ध होता है वो शुरू हो जाता है प्रथम विश्व युद्ध। और प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से लेकर के 1918 तक चलता है, जहाँ जो है इन शक्तियों को लगता है कि जो है हमें पावर्स मिल जाएंगी, हम जीत जाएंगे, वहीं ये जो उनकी लालच होता है ये एक भयानक युद्ध को जन्म देता है। ठीक है, 1914 में साम्राज्यवाद से राष्ट्रवाद जुड़कर जो है यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया। जिन देशों का इन यूरोपीय शक्तियों ने उपनिवेशीकरण किया था, जिन देशों का इन यूरोपियन जो बड़ी बड़ी पावर्स थी, यूरोपीय शक्तियाँ कौन सी, बेसिकली जो पावर है, जर्मनी, रशिया है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, ये सब जो कंट्रीज थी, ठीक है, इन्होंने जो है जिन देशों का जो उपनिवेशीकरण किया था वे इस साम्राज्यवाद के विरोध में थे। देखो दोबारा से समझो इस चीज़ को, 1914 में साम्राज्यवाद से राष्ट्रवाद जुड़कर यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया। जिन देशों का इन यूरोपीय शक्तियों ने उपनिवेशीकरण किया था वे इस साम्राज्यवाद के क्या थे, विरोध में थे। जिन क्षेत्रों को, जिन कंट्रियों को इन्होंने अपना गुलाम बनाया था, वो गुलाम जो देश थे वो किसके विरोध में थे, साम्राज्यवाद के विरोध में थे। ठीक है, जब कोई देश साम्राज्यवाद की नीति अपनाता है तो वो क्या करता है, वो दूसरे क्षेत्र को जो है हथियाता है, अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है। ठीक है, और उसको जो है आर्थिक, सामाजिक हर तरीके से जो क्षति पहुंचाता है। ये सभी स्वतंत्र राष्ट्र जो हैं, ये सभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अतः राष्ट्र राज्यों को गठित किया जाना जो है स्वाभाविक रूप से मान लिया गया। तो इस तरीके से जो है जहाँ राज्य जो पहले राज्य बिखरे हुए थे, राज्य जो है सिमट करके राष्ट्र का रूप धारण कर लेते हैं, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना आती है, बड़ी बड़ी पावर्स जो है बनती हैं, राज्य जो है राष्ट्र का रूप धारण कर लेते हैं, राष्ट्र बन जाते हैं, राज्यों का एकीकरण हो जाता है। इसी के साथ जो है जहाँ राष्ट्रवाद जो है एक भावना लेकर के आता है देशभक्ति की, वही देशभक्ति की भावना का दुरुपयोग होने लगता है जब साम्राज्यवाद की नीति जो है इन देशों में शुरू हो जाती है। ठीक, तो इस तरीके से आपका जो चैप्टर है जो है अब फिनिश हो गया। सो प्लीज़ स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच इस वीडियोज़ को देखने के लिए।